हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 अंगुलीयकम प्राप्तम पढ़ा था। उसके वर्ड मीनिंग आपने फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम कर चुके। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 10 कृषि का कर्मवीर। कर्मवीर क्रियाशील निरंतर काम करते रहते हैं। कृषि का किसान और किसान की पत्नी। किसान निरंतर क्रियाशील रहते हैं, यानी वो एक कर्मवीर है। किसान के बारे में ये पूरा चैप्टर है कि किसानों का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार वो हर तरह की समस्याओं से जूझते हुए अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं, अपने खेतों में काम में लगे रहते हैं। वो सभी को सुख देते हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं होता। उनका जीवन दुखमय होता है। ना उनके पास रहने को अच्छे मकान होते हैं, ना खाने के लिए अच्छा, और ना रहने के लिए अच्छा मकान होता है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं। लेकिन फिर भी वो हर तरह की समस्या का सामना करते हुए निरंतर देश की सेवा में लगे रहते हैं। देश की सेवा से मतलब हम सभी के लिए अन्न, साग, सब्जी, दूध आदि की, दूध यानी कि अगर वो गाय भैंसों को नहीं पालेंगे तो हमें दूध भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध कराते हैं। तो ये पूरा लेसन में हमें कृषि किसानों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट श्लोक देखिए। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। कृषिका किसान की पत्नी होती है और कृषिका किसान नित्यम रोज, शीतकालो अपि, इसमें देखिए दो वर्ड है, शीतकाले धन अपि। शीतकाले धन अपि, सर्दी के समय में भी या शीतकाल में भी, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील। सूर्यस्तप्तु, इसमें भी दो वर्ड है, सूर्य धन तप्तु, सूर्य धन तप्तु। मेघा बारिश, वा अथवा वर्षन्तु बरसते हैं, विपुलम बहुत अधिक, जलम पानी। तो इसमें क्या कहा है कि सूर्य तपाए, यानी सूर्य की कितनी भी प्रचंड गर्मी हो, अथवा जल की बारिश, मतलब जो बादल है वो जल की बारिश करे, यानी कि बादल अत्यधिक जल की बारिश करे। किसान और किसान की पत्नी अपने काम के सामने गर्मी, सर्दी और की चिंता नहीं करते, यानी किसान और किसान की पत्नी शीतकाल में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। देखिए, सूर्य तपाए अथवा बादल बहुत अधिक बारिश करे, यानी कि जल की वर्षा करे। किसान और किसान की पत्नी प्रतिदिन सर्दी के समय, शीतकाल में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। अर्थात चाहे कितनी भी प्रचंड गर्मी हो, मई जून के महीने में आप देखते हो सूरज हमारे बिल्कुल सर पर होता है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है, और चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, लेकिन किसान और किसान की पत्नी चाहे कितनी भी सर्दी हो तो भी वो निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। अर्थात किसान और उसकी पत्नी को अपने काम के सामने गर्मी, सर्दी, बरसात किसी की भी चिंता नहीं होती, वो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मे शरीरं ससंवेदं शीते कंप्येमं सदा हलेंचे कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। कर्षते जोतते हैं, और क्षेत्राणि खेतों को, तू मीन्स तो,
तऊ वे दोनों। अपने तत् शब्द के रूप मैंने पढ़ाए थे फर्स्ट लेसन में। से तऊ ते। से मीन्स वह एक वचन का होता है पुल्लिंग में, तऊ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। कुदालेन कुदाल से, कुदाल होता है जिसको तुम फावड़ा बोलते हो ना, या कस्सी जिसको बोलते हो, यहाँ हरियाणा में कस्सी बोलते हैं, राजस्थान में फावड़ा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कुदाल। च मीन्स और, हलेन हल, हल तो पता है आपको, हल से खेत को जोता जाता है। ग्रीष्मे बारिश में, शरीरम शरीर से, संवेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी में, कंपियम कांपता हुआ, सदा हमेशा। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि गर्मी में पसीने से युक्त तथा सर्दी में कांपते हुए शरीर से। क्योंकि सर्दी में ठंड लगती है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, तो गर्मियों में पसीना बहता है और सर्दियों में शरीर कंपायमान होता है, यानी कांपता रहता है, ठंड से सिहरता रहता है। वे दोनों निरंतर हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। गर्मी में पसीने से युक्त और सर्दी में कांपते हुए शरीर से वे दोनों निरंतर हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। अर्थात अपने काम में उन्हें गर्मी सर्दी की चिंता नहीं होती। वो ये नहीं देखते बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, हमारे शरीर से पसीना बह रहा है कि चलो भाई फ़ैन चला लो, एसी में जाके बैठ जाओ, कूलर चला लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखते। या बहुत ज़्यादा सर्दी है, चलो भाई कंबल ले लो, बैठ जाओ बिस्तर में, बहुत ज़्यादा सर्दी, ऐसा कुछ नहीं देखते हो। वो निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं, अपने खेत को हल और कुदाल से जोतते रहते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि हल बैलों के द्वारा चलाए जाते थे, और उसको जोतने का काम कौन करता, किसान उनके साथ उस हल को चलाता था। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। अब तो फिर भी सारे काम ट्रैक्टर से हो गए, सब तरह के काम, सारी मशीनें आ गई, चाहे गेहूँ निकालने हो, कोई भी फसल निकालनी हो, काटना हो, कुछ भी करना आजकल मोस्टली काम मशीनों से होता है। नेक्स्ट देखिए, आपकी 2 हो चुके हैं। आगे देखिए, थर्ड श्लोक। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानीनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। तिष्ठति मीन्स रहता है, बैठा रहता है। पादयोर्न होता है पैरों में नहीं, पादयो धन न, नैनी मीन्स यही, और पादयो पैरों में। पदत्राणे, पदत्राणे क्या होता है, जूते। शरीरे शरीर पर, वसनानी कपड़े, नो नहीं। निर्धनम गरीब, जीवनम जीवन, कष्टम दुखदाई या कष्टप्रद, सुखम सुख, दूरे दूर ही तिष्ठति रहता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि पैरों में जूते नहीं है और न ही शरीर पर वस्त्र है। निर्धनम, निर्धनम यानी गरीब, बिना धन के अभाव में। धन नहीं है जब ही तो निर्धन होता है ना। निधन ऐसे होता है, देखो निर्धन का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है नी और फिर धन, नी के पीछे होता है विसर्ग, ठीक है। तो निधन, धन के बिना। जीवनम जीवन, कष्टम दुख में, और सुखम सुख, दूरे ही तिष्ठति दूर ही रहता है। कह रहे हैं कि किसान ना तो उनके पैरों में जूते हैं, न उनके शरीर पर कपड़े हैं, धन के अभाव में उनका जीवन दुख में है और सुख उनसे बहुत दूर रहता है।
अर्थात ना तो किसान के पैरों में जूते होते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, धरती जल रही है तो पैरों में जूते हों, नहीं। और ना ही उनके पास संपूर्ण पूरी तरह से शरीर पर कपड़े हैं। और धन के अभाव में उनके पास उनका जीवन बहुत कष्टप्रद है, दुखदायी है और उनके जीवन में सुख नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारितु क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं घर, जीर्णम पुराना, न नहीं वर्षासु वर्षा से, वृष्टि वर्षा का जल, वारितुम दूर करने के लिए। इसमें एक चीज़ देखना, ये वर्ड मीनिंग जो आपकी बुक में दी हुई है, वारितुम का अर्थ दे रखा है दूर करने में, तो उसे आप सही कर लेना, दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें तुमन प्रत्यय आ रहा है, तुमन में के लिए होता है तुमन का अर्थ, तो इसका आएगा दूर करने के लिए। क्षमम समर्थ, क्षमम का अर्थ होता है समर्थ, एबल। तथापि फिर भी, कर्म वीरत्वम कार्य में निपुणता, कृषिकाणाम कृषि दंपति यानी कृषि पति पत्नी, न नहीं नश्यति नष्ट होते हैं। घर पुराना है, वर्षा में तो वर्षा के जल को रोकने में भी समर्थ नहीं है, यानी घर इतना ज़्यादा पुराना है कि अगर बारिश हो जाए तो बारिश के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं है, पानी नीचे गिरेगा। क्योंकि आप देखते हो, आपने देखा होगा कि पहले जो ज़माने में किसानों के घर होते झोपड़ी टाइप में होते थे, कच्चे घर, तो झोपड़ी से पानी गिरता रहता था। तो वही चीज़ बता रहे कि घर बहुत पुराना है कि बारिश के दिनों में बारिश के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं है। फिर भी किसानों की कार्य में निपुणता नष्ट नहीं होती। किसान जो अपना कार्य कर रहा है उसमें जो दक्ष है, निपुणता होता है दक्षता, कुशलता, वो कभी नष्ट नहीं होती कि वो घबरा जाए इतने में कि हाय अब मैं क्या करूँगा। वो अपने काम में लगातार लगे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ये 4 श्लोक समझ आए होंगे, आगे पढ़ाते हैं हम फिर। नेक्स्ट देखिए, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तयो उन दोनों के, तयो का अर्थ क्या होता है, उन दोनों के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, यानी फसल से हरे भरे, सर्वदा हमेशा, धरित्री धरती, सरसा हरियाली से युक्त, सरसा सैधन रस यानी रस से युक्त, रस से युक्त का मतलब धरित्री, भाई कोई खाने की चीज़ हो तब उसको सरस बोले, यानी बहुत स्वादिष्ट है। अब ये धरित्री सरस का मतलब क्या होगा, सरसा धरित्री, धरती का सरस होना यानी कि हरियाली से युक्त होगी, तभी हमें धरती सुंदर दिखाई देगी। जब चारों तरफ हरियाली होगी तो सरसा का अर्थ होगा हरियाली से पूर्ण, जाता हो जाती या और, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, कंटकम का अर्थ होता है कांटा, वृता परिपूर्ण, कांटों से परिपूर्ण। तयो उन दोनों के कठिन परिश्रम से, उन दोनों के श्रम से, श्रमेण परिश्रम से, खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं, यानी कि हमेशा खेतों में फसल उपजी रहती है क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अब आप देख रहे हो कि इन दिनों में बाजरे की कटाई हो चुकी है, बाजरा काट चुकी है,
किसान लोग बाजरे को काट के मंडी में आ चुका है, बाजरे की फसल आ चुकी है। अब उसमें क्या उगा देते हैं वो लोग? गेहूँ, चना, सरसों, ये सब उगाते हैं। तो उसके बाद जब उनकी कटाई होती है तो फिर बाजरा उग जाता है, ज्वार, मक्का, ये सब चीज़ें भी उगाते हैं, है ना। चावल, धान की भी खेती होती है, हर चीज़ उगाई। तो हमेशा वो फसल से परिपूर्ण रहती है धरती, कि एक फसल को काटने के बाद दूसरी फसल का नंबर आ जाता है, तो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं सोचते जैसा आप लोग सोचते हो कि चलो भैया फर्स्ट टर्म ख़त्म हो गया, अब निश्चिंत होकर बैठ जाओ, अब सेकंड टर्म जब आएगा तो पढ़ लेंगे 6 महीने बाद, सोचो, आराम से करो। लेकिन ऐसा किसान नहीं सोचते, वो एक फसल को काटी उसके बाद दूसरी फसल की तैयारी में लग जाते हैं कि खेतों में हल चलाना है, फिर बीज बोना है, पानी लगाना है, ये सब काम चलते हैं। ठीक है, हाँ। तो आगे देखिए, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। जो धरती पहले क्या थी? सूखी और कांटों से परिपूर्ण थी, वह धरती अब कैसी हो गई है? हरियाली से युक्त हो गई है। किस कारण से हुई हरियाली से युक्त? किसान की मेहनत से, क्योंकि किसान लगातार उस पर मेहनत करता है। तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे हम? देखो कि उनके परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं। जो पृथ्वी कांटों से युक्त थी, परिपूर्ण थी और सूखी थी, वह हरियाली से युक्त हो गई। अर्थात किसान के कठिन परिश्रम से सूखी और जो बंजर भूमि थी वो भी उपजाऊ और हरियाली युक्त हो गई, क्योंकि किसान ने इतनी मेहनत की उस भूमि के साथ कि उसको हरियाली युक्त कर दिया, उस पर फसल उगा दी। लास्ट श्लोक देखिए हमारा, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। देखो, शाकम अन्नम, शाक मीन्स होता है सब्जी और अन्न मीन्स होता है अनाज। फलम फल, दुग्धम दूध, दूध को क्षीरम भी बोलते हैं और दुग्धम भी बोलते हैं। दत्वा दे करके, सर्वे में सभी को, एव ही, तौ वे दोनों, कि वे दोनों सभी को या सबके लिए साग सब्जी अन्न फल दूध देते हैं। क्षुधा भूख, तृषा प्यास, आकुलव व्याकुल। ये आकुलव क्यों आया? क्योंकि दो जनों के बारे में, किसान की पत्नी और किसान के बारे में, इसलिए द्विवचन में सब रूप चल रहे हैं। देखो, आकुलव, विचित्रव, पालकव, तौ, तयो, यहाँ द्विवचन का रूप लगेगा सब में, क्योंकि वो दोनों के लिए बात हो रही है। और जब एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग रूप चलते हैं हमेशा। जैसे सीता और राम, सीता रामो, सीता रामो एक साथ लिखेंगे, सीता राम। अलग अलग लिखेंगे तो सीता चय, सीता राम है चय। ठीक है, तो इसमें देखिए, क्षुधा मीन्स प्यास, तृषा क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, आकुलो व्याकुल, नित्यम प्रतिदिन हमेशा, नित्य, विचित्र विचित्र या अद्भुत, जनपालको जनपालक, तो इसमें क्या कह रहे हैं? भूख प्यास से बेचैन व्याकुल वे दोनों सबके लिए साग सब्जी अन्न फल दूध देकर एक अद्भुत जनपालक है। यानी कि किसान को जनपालक, जनपालक किसे कहा जाता है? भगवान को। किसान की दर्जा किससे की, किसान की उपमा किससे की गई है? भगवान से। कि जिस प्रकार भगवान सबके पालनहार है, उसी प्रकार जो किसान है
वो और उसकी पत्नी स्वयं भूखे प्यासे रहकर भी सभी के लिए फल, अनाज, सब्जी, दूध आदि उपलब्ध कराते हैं और उनके जन पालक है, उनको पालते हैं। क्योंकि अगर वो दूध, सब्जी, ये फल फ्रूट नहीं उगाएंगे तो लोगों को नहीं मिलेगा, और लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो लोग कैसे जीवित रहेंगे। तो किसान को एक जनपालक की उपमा दी गई है कि जनता को पालने वाला कौन है? किसान। तो ये हमारा लेसन था, लेसन 10। इसकी बैक एक्सरसाइज आप फेयर नोटबुक में लिख करोगे। पहले आप करना इसकी वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग करने के बाद इसके हिंदी ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा। तो पहले आप करना इसकी वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में, और हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको भेज देंगे, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो ध्यान से देखा कीजिए। आप लोग वीडियो नहीं देखते, सिर्फ कहते हो पीडीएफ भेज दो मैम, होमवर्क कर लेंगे। सिर्फ पीडीएफ से क्या होगा? वो तो हम भेज देंगे और आप वीडियो नहीं देखोगे, आपको समझ कैसे आएगा कि हम यहाँ पर ये वर्ड क्यों आया, या इसलिए ऐसा कैसे हो रहा है? वो भी समझना ज़रूरी है ना। क्लास तो आपको पता है लग नहीं रही है कोरोना की वजह से, तो हमें इस तरह ही समझना तो पड़ेगा वीडियो के थ्रू ही कि किस तरह क्या है लेसन के अंदर। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ा करें, सुना करें, उसको फिर पढ़ने की कोशिश करो। और फिर भी अगर कहीं कोई आपको डाउट हो कि ये वर्ड क्या है, क्यों आया, तो वो आप कॉल करके पूछ लो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करें। थैंक यू।